नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम मॉड्यूल एवीएम के मॉड्यूल बी के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं जो आपके सीआईबी एवीएम एग्जामिनेशन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह पॉइंट्स इतने क्रूशियल हैं कि अगर आप इन्हें समझ लिए तो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस से आंसर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम ट्रिकी एरिया को सिंप्लीफाई करके डिस्कस करेंगे जो अक्सर छूट जाते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर बनिए क्योंकि मैं इसमें कुछ बोनस टिप्स भी शेयर करने वाला हूं जो कि आपको एग्ज़ाम में लास्ट मिनट रिवीजन में मदद करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का थ्योरी है जो कि एनालाइज करता है और सिंथेसाइज करता है वर्क फ्लो को। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम इम्प्रूव करें इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, खासकर लेवल प्रोडक्टिविटी को। इसे टेलरिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो पायनियर थे उनका नाम था फ्रेडरिक विंसोन टेलर। तो दोस्तों देखिए, ये पॉइंट को समझिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री मैनेजर है, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज़ करता है ताकि किसी प्रोडक्ट को असेंबल करने का वर्क फ्लो क्या है उसे स्टडी कर पाए। वो आइडेंटिफाई करता है कि ये जो तरीका है सबसे एफिशिएंट तरीका है प्रोडक्ट को असेंबल करने का, और वर्कर को उसी हिसाब से ट्रेन करता है। इस कारण से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और कंपनी के लिए कॉस्ट घटता है। फिर बात करें दोस्तों पर्सनल मैनेजमेंट की, तो पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर आप ऑब्टेन करते हैं, यूज़ करते हैं, मेंटेन करते हैं एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को। इसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि रिक्रूटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, कॉम्पेंसेटिंग, ये सभी आते हैं हमारे पर्सनल मैनेजमेंट में। जैसे कि एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है पर्सनल मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस को यूज़ करता है ताकि क्वालिफाइड एम्प्लॉय को खोजे और उसे हायर करे, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करे जिससे वो अपने रोल में सक्सेसफुल होंगे और उनको फेयरली कॉम्पेंसेट भी करें। फिर दोस्तों बात करें ऑर्गेनाइजेशन इथोस की, तो ऑर्गेनाइजेशन इथोस एक कोड ऑफ कंडक्ट है और प्रिंसिपल है जो कि एम्प्लॉय के बिहेवियर को गाइड करता है और मैनेजमेंट के बिहेवियर को गाइड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इसे ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन और वैल्यू स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किया जाता है। जैसे एक कंपनी है, उसका ऑर्गेनाइजेशन इथोस के अंदर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट, ये सभी आएगा। दोस्तों यदि हम बात करें इंडियन एचआर इंस्टीट्यूशन की, तो बहुत सारे इंडियन एचआर इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रमोट करने में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डेवलप करने में भारत में। इसके अंदर एनएचआरडी आता है यानी नेशनल एचआरडी नेटवर्क, एनआईएलएम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट, एनआईपीएम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट और आईआईपीएम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो दोस्तों एनएचआरडी जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एचआर प्रोफेशनल को कि वो नेटवर्क कर सके और अपने बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर कर सकें। एनआईएलएम जो है वो क्या करता है दोस्तों, एनआईएलएम यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करता है लेबर मैनेजमेंट में और इंडस्ट्रियल रिलेशन में। एनआईपीएम क्या करता है, एनआईपीएम दोस्तों रिसर्च और पब्लिश करता है पेपर को एचआर रिलेटेड टॉपिक पे, और आईआईपीएम दोस्तों सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है एचआर प्रोफेशनल को। तो दोस्तों आप बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन की, तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का सभी एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन और यूनियन मैनेजमेंट ये सब आते हैं। तो एक कंपनी का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसके अंदर आप नेगोशिएट करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट को ट्रेड यूनियन के साथ, ग्रीवियंस और डिस्प्यूट को हैंडल करते हैं और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं। ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों कुछ हम लोग एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी। ये पहला ऑप्शन है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाना, खासकर लेबर प्रोडक्टिविटी को। दूसरा है कि टू ऑब्टेन यूज़ एंड मेंटेन अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, तो एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को ऑब्टेन करना, यूज़ करना और मेंटेन करना। तीसरा है थर्ड पॉइंट है हमारा कि टू डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रिंसिपल दैट गाइड्स एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट बिहेवियर। एक कोड ऑफ कंडक्ट को क्रिएट करना, प्रिंसिपल को जो कि गाइड करेगा मैनेजमेंट को और एम्प्लॉय के बिहेवियर को। एंड द लास्ट ऑप्शन वी हैव इज़ टू मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर विद एन ऑर्गेनाइजेशन। बताइए क्या सही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्प्रूव करे इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, खासकर लेबर प्रोडक्टिविटी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंप्रूव करना, मेंटेन करना एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना या रिलेशनशिप को मेंटेन करना। तो दोस्तों जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट है इसका मेन यूज है कि हम सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को ऑब्टेन करें, यूज करें और मेंटेन करें। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑर्गेनाइजेशन इथोस क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन इथोस एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, प्रिंसिपल होता है जो कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बिहेवियर को गाइड करता है। रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रोसेस होता है कि आप ऑब्टेन करें, यूज करें और मेंटेन करें एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को।
और लास्ट ऑप्शन है कि आप इम्प्रूव करें इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, खासकर लेबर प्रोडक्टिविटी को। बताइए ऑर्गेनाइजेशन इथोस क्या होता है। अभी मैंने बताया कि बेसिकली ये कोड ऑफ कंडक्ट है और प्रिंसिपल है जो कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बिहेवियर को गाइड करता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंडियन एचआर इंस्टीट्यूशन है? NHRD, NILM, NIPM, ऑल द अबव। तो दोस्तों ये इसका सही जवाब है ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या कवर करता है? रिलेशनशिप एम्प्लॉय के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का सभी एस्पेक्ट। तीसरा ऑप्शन है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का प्रोसेस। और लास्ट ऑप्शन है कि एक प्रोसेस जिसमें ऑब्टेन करते हैं, यूज़ करते हैं, मेंटेन करते हैं सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर सभी एस्पेक्ट आते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए CIB का क्रैश कोर्स है। इसी प्रकार से हम लोग कवर कर रहे हैं क्रैश कोर्स के कंटेंट को। आपको मैं कंसाइज नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जांपल के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों आपको इसके वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, और इस पर MCQs प्रोवाइड किया जा रहा है और वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स जो पहली 10 इनरोलमेंट होगी उसको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों हमारे इस पार्टिकुलर कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप पे। और एक कूपन कोड है फर्स्ट 10, उसको यूज करके आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स में। और ओवर एंड अबव जो हमारा फेस्टिव क्रैश कोर्स चल रहा है, फेस्टिव कूपन कोड चल रहा है उसके ऊपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि HRM का 3 सब सिस्टम होता है। HRM का 3 सब सिस्टम कौन कौन सा है? पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल, और तो आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द HRM। HRM का 3 सब सिस्टम बताया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल एंड मेंटेनेंस। जॉब एनालिसिस के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस इज नथिंग बट बेसिकली तो अच्छा हाँ, जॉब एनालिसिस में क्या होता है दोस्तों, एक टेक्निक होता है कि ये लिस्ट करना कि क्या चाहिए हमें जॉब को करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस के 3 पार्ट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवैल्यूएशन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब का टाइटल, पर्पस, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन और वर्किंग कंडीशन आता है। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या आता है दोस्तों, क्या नॉलेज है, क्या स्किल है, क्या क्षमता है जॉब को करने के लिए। जॉब स्पेसिफिकेशन को डिराइव किया गया जॉब एनालिसिस से। दोस्तों जॉब एनालिसिस का फोकस होता है जॉब डिस्क्रिप्शन पे और जॉब स्पेसिफिकेशन पे। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है इसके अंदर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे आप मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एसेंशियल फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। टास्क जो होता है दोस्तों किसी जॉब का बेसिक एलिमेंट होता है, जिससे दोस्तों एक कोई भी लोग, कोई पर्सन एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अचीव कर सकता है। जॉब स्पेसिफिकेशन एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है रोल का, इसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट होते हैं। पर्सन स्पेसिफिकेशन एक प्रोफाइल होता है दोस्तों कि ऑफ एन आइडियल न्यू एम्प्लॉय, उसका स्किल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, पर्सनैलिटी टाइप क्या है। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल भाषा में क्या है, तो जॉब एनालिसिस में आप टास्क को आइडेंटिफाई करेंगे, ड्यूटीज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि जॉब एनालिसिस के फाइंडिंग को समराइज करेगा। इसके अंदर जॉब का टाइटल, पर्पस, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा चीज़ लिखा रहेगा। जॉब स्पेसिफिकेशन एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो कि नॉलेज, स्किल और एबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। तो दोनों जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट टूल है ह्यूमन रिसोर्स के प्रोफेशनल के लिए। आइए दोस्तों कुछ MCQs कर लेते हैं इसके बेसिस पे। सो द फर्स्ट MCQ दैट वी हैव इज़ पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा HRM का सबसिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबसिस्टम ऑफ HRM। तो दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन नहीं है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की बात करें तो ये है हमारा राइट। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर इज प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा मेन पर्पस है जॉब एनालिसिस का? ये लिस्ट करना कि किसी टास्क या जॉब को करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किसी जॉब डिस्क्रिप्शन को डेवलप करना, या एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये जो हमारा जॉब एनालिसिस है इसका पर्पस ये है कि क्या टास्क को करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो लिस्ट करना। जॉब डिस्क्रिप्शन को देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन किस बेसिस पे डेवलप होता है, जॉब एनालिसिस के बेसिस पे। और फाइनली एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, दिस इज ऑल्सो मेन पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शंस को देखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन। तो ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस का पार्ट नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए जॉब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आई डोंट थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के अंदर डिस्क्रिप्शन आएगा, स्पेसिफिकेशन आएगा और इवैल्यूएशन आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। जॉब का टाइटल, जॉब पर्पस, जॉब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, या नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, या प्रोफाइल ऑन द आइडियल न्यू एम्प्लॉय।
बताइए जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आता है। देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब का टाइटल क्या है, जॉब पर्पस क्या है, जॉब ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये सभी आते हैं हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। पहला ऑप्शन है कि जॉब डिस्क्रिप्शन ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। ऑप्शन भी कर रहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन से आप रिक्रूट कर सकते हैं, एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन से आप इवैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉय को। ऑप्शन सी कर रहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटर्न लिखा जाता है कि हम एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन लिखा जाता है एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से। ऑप्शन डी कर रहा है ऑल द अबव। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जॉब डिस्क्रिप्शन को आप यूज़ करते हैं रिक्रूट करने के लिए और एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के लिए, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन से आप इवैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को और उसके डिसीजन लेते हैं कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। समझे बात को। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको यदि कम समय में ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो दोस्तों ये क्रैश कोर्स आपके लिए है, क्योंकि मैं कम टाइम में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ एमसीक्यूज़ के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से। इसका पीडीएफ भी पेड मेंबर को प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि आपको किसी प्रकार की डाउट है इस पार्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो ऑप्शंस को जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होता है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्राइब करने का। जॉब एनालिसिस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि जॉब और जॉब रिक्वायरमेंट जो ओवर द टाइम चेंज होता है। ऑप्शन सी का है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी का है नन ऑफ द अबव। बताइए जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या सही है। दोस्तों ऑप्शन ये तो सही है, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होता है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, और जॉब एनालिसिस एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। टास्क क्या होता है, बेसिक एलिमेंट है एक जॉब का, जिसमें लोग जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। नेक्स्ट है एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड टास्क है, जो कि जॉब का ऑब्वियसली बात है, टास्क एक जॉब का बेसिक एलिमेंट है, राइट, जो कि पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अचीव करते हैं। इनमें से कौन सा जॉब स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड नहीं होता है, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी या पर्सनैलिटी टाइप। तो दोस्तों देखिए, पर्सनैलिटी टाइप को जॉब स्पेसिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, नॉलेज से, कोई स्किल से, एबिलिटी से। यानी दोस्तों वो पार्टिकुलर एम्प्लॉय ने जॉब जब किया तो उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा, उसकी क्या नॉलेज है, उसकी क्या स्किल है, उसकी क्या क्षमता है, ये सभी चीज़ हमारे स्पेसिफिकेशन में आते हैं। दो इंपॉर्टेंट आउटपुट क्या होता है जॉब एनालिसिस का, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग प्लानिंग, रिक्रूटमेंट प्लान एंड सिलेक्शन प्रोसेस, और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। दोस्तों सही जवाब है इसका जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ये दो इंपॉर्टेंट आउटपुट है जॉब एनालिसिस का। जॉब डिस्क्रिप्शन का पर्पस क्या है, रिक्रूट करना, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना, इवैल्यूएट करना एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, डिसीजन लेना ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यदि हम बात करें तो ट्रेनिंग प्लान एक तरह का रोड मैप होता है किसी चीज़ को लर्न करने का। इसमें लिखा होता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आपको जानना चाहिए, कैसे आप करेंगे और क्या आपको सिखाया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि कुछ ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया जाता है जिसके माध्यम से आप जो है एक पर्सन की तरह ग्रो हो सकते हैं, राइट, स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स है, वो आपको हेल्प कर सकता है ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने में, जिससे दोस्तों किसी भी जॉब में आपको बेनिफिट मिलेगा, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं होता है ये पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स। फिर दोस्तों एरिक एरिक्सन के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने एक तरीका बताया कि हम अलग अलग लाइफ के स्टेजेस को समझ सकें, जैसे कि चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। तो समझिए कि एक तरह का टूल है जिससे आप चेंजेस को और चैलेंजेस को जिससे हम लोग गो थ्रू होते हैं उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों HRIS। HRIS एक फैंसी कंप्यूटर सिस्टम है जो कि कंपनीज़ को हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने में, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय के बारे में इन्फॉर्मेशन, कि एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, जॉब हिस्ट्री क्या है, पे रोल क्या है। तो HRIS एक टूल है ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज रखा जा सके कंपनी के HR डिपार्टमेंट में। सो HRIS इज़ अ टूल टू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज इन अ कंपनी HR डिपार्टमेंट। नेक्स्ट दोस्तों एटीट्यूड के बारे में बताया जा रहा है। तो एटीट्यूड क्या होता है कि एटीट्यूड एक कंसिस्टेंट तरीका होता है जिस तरह से आप फील करते हैं और किसी चीज़ के बारे में एक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है अपनी जॉब की ओर, तो आप अच्छा फील करेंगे और हर एक दिन अच्छा काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ये होता है हमारा एटीट्यूड। तो आपका एटीट्यूड बताता है कि आप कैसा फील करते हैं, यानी इमोशनल हो गया, क्या आप जानते हैं यानी इन्फॉर्मेशनल हो गया, कैसे आप एक्ट करते हैं यानी बिहेवियरल हो गया किसी चीज़ के बारे में। तो तीन चीज़ मैंने आपको बताया कंपोनेंट, एक इमोशनल कि कैसे आप फील करते हैं, इन्फॉर्मेशनल कि क्या आप जानते हैं, और बिहेवियरल यानी कैसे आप एक्ट करते हैं। तो ये जो तीन चीज़ है वो आपका ओवरऑल एटीट्यूड को बनाता है। सो ऑल दिस थ्री थिंग मेक्स योर ओवरऑल एटीट्यूड। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि आपका जो एटीट्यूड है वो आपको हेल्प करता है कि आप फिट हो सकें और अपनी वर्क प्लेस में एडजस्ट हो सकें। यदि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप अच्छे से अडेप्ट कर लेंगे और अपने कलीग के साथ गेट अलॉन्ग होंगे। एटीट्यूड दोस्तों आपके सेल्फ स्टीम के लिए शील्ड के रूप में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अपनी एबिलिटीज़ में, तो आपके सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करेगा डैमेज होने से, क्रिटिसिज्म से या फेलियर से।
तो दोस्तों एटीट्यूड एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक होता है ये शो करने का कि आपका बिलीफ कितना इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा ऑनेस्टी के बारे में, तो आप उसके वैल्यूज़ को अपने बिहेवियर में शो करेंगे, हमेशा सही बोल के। आपका कैरियर, देखिए कैरियर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि कैरियर मतलब आपका जॉब ही नहीं होता है, बट इसका मतलब ये भी होता है कि किस तरह का रोल आप अपने लाइफ में प्ले करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन का कैरियर के अंदर हो सकता है कि वो पेरेंट है, वॉलंटियर है, एम्प्लॉय है। तो दोस्तों ये सभी रोल जो है इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। कैरियर डेवलपमेंट की बात करें तो कैरियर डेवलपमेंट को समझिए एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, जहाँ पे आप सीखते हैं, काम करते हैं और अपने जॉब में चेंजेस लाते हैं। तो ये बेसिकली होता है कि आप अपने कैरियर में ग्रो कर रहे हैं और अडेप्ट हो रहे हैं जैसे जैसे आप गो अलॉन्ग हो रहे हैं। दोस्तों कैरियर पाथ क्या होता है? कैरियर पाथ को समझिए कि एक सीरीज ऑफ जॉब है जिसके थ्रू आप अपने लॉन्ग टर्म कैरियर गोल तक पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर होना चाहते हैं तो पाथ क्या होगा? आप मेडिकल स्कूल जाइए, रेसिडेंसी कीजिए और एक प्रैक्टिस और फिजिशियन को प्रैक्टिस कीजिए, राइट, बिकमिंग अ प्रैक्टिशियन फिजिशियन। तो ये आपका तरीका हो सकता है वहाँ तक पहुँचने का। दोस्तों एरिक एरिक्सन के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है एरिक्सन के फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं ये समझने के लिए कि कैसे इंडिविजुअल ग्रो होते हैं, कैसे अपने लाइफ में थ्रू आउट वो चेंज होते हैं। तो एक पॉपुलर तरीका है लाइफ स्टेजेस के अलग अलग पार्ट को समझने का। एरिक्सन का जो 8 लाइफ स्टेज है उसमें 4 चाइल्डहुड है, 4 एडल्टहुड है। तो एरिक्सन का जो फ्रेमवर्क है वो हमारे लाइफ को 8 स्टेज में डिवाइड करता है। 4 तब होता है जब हम बच्चे होते हैं और 4 तब होता है जब हम एडल्ट होते हैं। तो प्रत्येक स्टेज का अपना चैलेंज है, अपना टास्क है। जैसे मान लीजिए कि चाइल्डहुड स्टेज हो सकता है कि ट्रस्ट डेवलप करने का, एडल्ट स्टेज हो सकता है कि आप लाइफ में मीनिंग फाइंड करें। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला सवाल आपके सामने है कि ट्रेनिंग प्लान क्या आउटलाइन करता है? जॉब रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और इवैल्यूएशन को, ऑब्जेक्टिव नीड स्ट्रेटजी एंड करिकुलम को, और लास्ट है कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को। तो दोस्तों ट्रेनिंग प्लान आउटलाइन करेगा ऑब्जेक्टिव को, नीड्स को, स्ट्रेटजी को और करिकुलम को। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेवलपमेंट ट्रेनिंग का प्राइमरी एम क्या होता है? तो दोस्तों ट्रेनिंग का मेन एम होता है ग्रोथ पे, जॉब स्पेसिफिक स्किल नहीं होता है। तो ये पर्सनल ग्रोथ पे फोकस होता है डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है कि कौन हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है लाइफ स्टेज को समझने का? ऑप्शन है सिगमंड फ्रेड, कार्ल रोजर, एरिक एरिक्सन और लास्ट है अब्राहम मास्लो। तो दोस्तों सही जवाब है इसका एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं लाइफ स्टेज को समझने का। HRIS का फुल फॉर्म क्या होता है? HRIS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दोस्तों एटीट्यूड जो है बिहेवियर और फीलिंग के कंटेक्स्ट में क्या होता है? एक वन टाइम रिएक्शन है, एक टेम्प्रोरी स्टेट ऑफ माइंड है, नेक्स्ट है हमारा एक परसिस्टेंट टेंडेंसी है फीलिंग और बिहेवियर में, और लास्ट है दोस्तों एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो एटीट्यूड दोस्तों एक परसिस्टेंट टेंडेंसी होता है फीलिंग और बिहेवियर में। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक इमोशनल है, एक इन्फॉर्मेशनल है और तीसरा बिहेवियर है। सो इमोशनल, इन्फॉर्मेशनल एंड बिहेवियर, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीट्यूड जो है वर्क इन्वायरमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? तो एटीट्यूड के द्वारा आप कॉन्फ्लिक्ट कॉज करता है एम्प्लॉय के बीच में। एटीट्यूड एक हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। एटीट्यूड हेल्प करता है कि आज जिससे आप वर्क इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं। एटीट्यूड एम्प्लॉय टर्नओवर को बढ़ाता है। तो दोस्तों एटीट्यूड आपको हेल्प करता है वर्क इन्वायरमेंट से अडेप्ट होने में। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि एटीट्यूड का फंक्शन क्या है? तो एटीट्यूड का फंक्शन है, ऑप्शन ए कर रहा है कि पब्लिक पॉलिसी शेप करना, सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करना, सोशल कन्फॉर्मिटी को प्रमोट करना, और लास्ट है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को इन्हांस करना। तो एटीट्यूड क्या करता है दोस्तों? आपके सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीट्यूड का क्या पर्पज़ है वैल्यूज़ के कंटेक्स्ट में? ऑप्शन ए कह रहा है कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं है वैल्यू का। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि एक आदमी के वैल्यू के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि एक बेसिस प्रोवाइड करता है वैल्यू को एक्सप्रेस करने का। ऑप्शन डी कह रहा है कि ये वैल्यू के नीड को रिप्लेस करता है। तो दोस्तों एटीट्यूड आपको एक बेसिस प्रोवाइड करता है वैल्यू एक्सप्रेस करने का। एटीट्यूड एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ये शो करने का कि जो आप बिलीव कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैरियर क्या होता है? तो दोस्तों कैरियर का ऑप्शन एक कर रहा है कि जॉब टाइटल होता है, वर्क रोल और लाइफ रोल अंडरस्टैंडिंग होता है, जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो कैरियर का मतलब ये होता है कि आपका जॉब ही नहीं बल्कि आप क्या रोल अपने लाइफ में प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आपका वर्क रोल एंड लाइफ रोल अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरियर डेवलपमेंट प्राइमरीली किस चीज़ से कंसर्न होता है? तो कैरियर डेवलपमेंट आप जानते होंगे एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मैनेजिंग लर्निंग वर्क एंड ट्रांजिशन। तो दोस्तों एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है मैनेजिंग लर्निंग वर्क एंड ट्रांजिशन, ये कैरियर डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि कैरियर पाथ क्या होता है? तो कैरियर पाथ दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि एक सीरीज ऑफ जॉब है जिसके थ्रू आप अपने लॉन्ग टर्म कैरियर के गोल को पहुँच सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर होना चाहते हैं तो आप मेडिकल स्कूल जाएंगे, रेसिडेंसी
करेंगे या प्रैक्टिस ये फिजिशियन को प्रैक्टिस करेंगे। तो कैरियर पाथ क्या होता है? अ मैप ऑफ ऑल पॉसिबल जॉब ऑप्शन, अ सेट ऑफ रैंडम कैरियर चॉइस, अ जॉब सीक्वेंस टुवर्ड कैरियर गोल। तो सही जवाब है दोस्तों एक जॉब सीक्वेंस होता है टुवर्ड कैरियर गोल। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फ्रेमवर्क को कॉमनली यूज़ करते हैं लाइफ के स्टेज को समझने के लिए? तो लाइफ के स्टेज को समझने के लिए किसके फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं? अब्राहम मास्लो के, एरिक एरिक्सन के, कार्ल जंग के या BF स्किनर के? दोस्तों मैंने बताया था कि लाइफ स्टेज को समझने के लिए एरिक एरिक्सन के फ्रेमवर्क को कॉमनली यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने लाइफ स्टेज हैं एरिक एरिक्सन के फ्रेमवर्क में? चाइल्डहुड में 2, 6 एडल्टहुड में 6, 4 चाइल्डहुड में, 4 एडल्टहुड में। सही जवाब है 4 चाइल्डहुड में है, 4 एडल्टहुड में है। तो दोस्तों आपको यदि इस प्रकार का कंटेंट चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए तो हमारे क्रैश कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। इसी प्रकार से मैं सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा, उस पर MCQs करवाऊंगा, वीकली आपको मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, आपको सफिशिएंट MCQs मॉक टेस्ट मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो यदि आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं दोस्तों तो आप या तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें या डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर मैंने ऐप का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और इस कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू कवर इंटायर सिलेबस इन द शॉर्ट पॉसिबल टाइम। तो यदि आपको एक ऐसा कोर्स की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आप सभी चीज़ों को कम समय में कर सकते हैं, आपके पास समय की क्रंच है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसमें आप 1 से 2 घंटे यदि आप डेली व्यतीत करेंगे, जो लेक्चर में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको सुनेंगे सही तरीके से, तो निश्चित रूप से आपको ये बेनिफिशियल होगा। और उस पर यदि आप MCQs को सॉल्व कर लें फिर तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो ये हमारा क्रैश कोर्स का डे नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट है एडल्टहुड स्टेज के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो एडल्टहुड का स्टेज होता है वो इंपॉर्टेंट होता है ये फिगर आउट करने के लिए कि हम अपने कैरियर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं तो अलग अलग एडल्ट स्टेज से गो थ्रू होते हैं, तो हमारा कैरियर ग्रोथ और एक्सपेक्टेशन चेंज होता है। एडोलेसेंस में क्या होता है दोस्तों? एडोलेसेंस के दौरान जो है लोग वर्क करते हैं कि ये फिगर आउट करने में कि कौन है वो और कैसे वो फिट होते हैं वर्ल्ड में। तो ये जो सेल्फ डिस्कवरी है ना, ये ग्रोइंग अप का बहुत बड़ा पार्ट है। यंग एडल्टहुड में क्या होता है कि यंग एडल्टहुड में ये कॉमन है कि आप रिलेशनशिप को बिल्डअप करें, केवल पर्सनल लाइफ में नहीं बल्कि अपने कैरियर में भी। ये वो समय होता है जहाँ पे आप प्रोफेशनल कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं यंग एडल्टहुड। दोस्तों एडल्टहुड में क्या होता है? एडल्टहुड में एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि शेयर किया जाएगा कि आपने क्या सीखा और बिलीव करेंगे यंगर कलीग में। तो ये मेंटरिंग के बारे में होता है और नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करने के बारे में होता है। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि मैच्योरिटी के दौरान लोग जो है फुलफिलमेंट को देखते हैं, सेटिस्फेक्शन को देखते हैं अपने लाइफ में, जिसको अपने कैरियर से वो रिलेट कर सकते हैं। मैच्योरिटी का मतलब होता है अच्छा फील करना, जिसके बारे में आपने एकम्प्लिश कर लिया, जो भी आपने एकम्प्लिश किया उसके बारे में अच्छा फील करना। कैरियर रोल की यदि हम बात करें तो दोस्तों कैरियर रोल का कंसेप्ट जो है डाल्टन, थॉमसन और प्राइस ने इंट्रोड्यूस किया था 1977 में। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं अलग अलग रोल्स को, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो कि लोगों के पास है अपने कैरियर में। अप्रेंटिस क्या होता है दोस्तों? अप्रेंटिस ऐसा कोई आदमी होता है जो कि अपने कैरियर को शुरुआत कर रहा है, जो बेसिक का टास्क कर रहा है और एक्सपीरियंस मेंटर से सीख रहा हो। जैसे कोई मेडिकल स्टूडेंट है वो एक अप्रेंटिस होता है अंडर अ सीजन डॉक्टर। कलीग कौन होता है? कलीग ऐसा कोई आदमी होता है जो कि अपने फील्ड में कंट्रीब्यूट करे स्वतंत्र रूप से, लेकिन वो किसी दूसरे को रिपोर्ट भी करे। जैसे मान लीजिए एक जूनियर इंजीनियर है किसी कंपनी में, वो एक कलीग होगा सीनियर इंजीनियर से। नेक्स्ट मेंटर कौन होता है? मेंटर का मतलब एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है जो केवल कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल नहीं करता, कॉम्प्लेक्स टास्क को तो हैंडल करता ही करता है, साथ ही साथ वो दूसरे को भी गाइड करता है, दूसरे के भी कैरियर को सपोर्ट करता है। तो वो लीडरशिप और टीचिंग रोल लेता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर हो गया। स्पॉन्सर कौन होता है? स्पॉन्सर एक हाई लेवल लीडर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके पास एक ब्रॉड व्यू होता है कंपनी के डायरेक्शन का। स्पॉन्सर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन को सेव करने में और की सपोर्टर को चूज करने में इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के लिए। जैसे मान लीजिए कोई CEO है या कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है, वो एक स्पॉन्सर के रूप में काम कर सकता है स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट के लिए। कुछ सवाल है आपके सामने पूछा जा रहा है दोस्तों कि एडल्टहुड डिसीज का क्या सिग्निफिकेंस है कैरियर एक्सपेक्टेशन को समझने में। पहला है कि इररिलेवेंट है, माइनर रोल प्ले करता है, ये की है समझने के लिए कैरियर एक्सपेक्टेशन को। एंड द लास्ट ऑप्शन इज दे ओनली अप्लाई टू चाइल्डहुड। तो बताइए दोस्तों, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि एडल्टहुड स्टेज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एडल्टहुड स्टेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप कैरियर के एक्सपेक्टेशन को समझ सकें। सो दे आर की फॉर अंडरस्टैंडिंग कैरियर एक्सपेक्टेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो एडोलेसेंस का जो प्राइमरी फोकस होता है वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कैरियर इस्टेब्लिश करना, ईगो आइडेंटिटी को डेवलप करना, हॉबीज़ और इंटरेस्ट को परस्यू करना, रोमांटिक रिलेशनशिप को फॉर्म करना।
तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एरिक एरिक्सन के अनुसार जो एडोलेसेंस होता है उसका प्राइमरी फोकस होता है ये फिगर आउट करने में कि वो कौन है, यानी सेल्फ परसेप्शन और दूसरे के व्यू को। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि की एस्पेक्ट क्या है यंग एडल्टहुड का पर्सनल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब आदमी यंग एडल्टहुड होता है ना तो वो रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, केवल पर्सनल लाइफ में नहीं बल्कि अपने कैरियर में भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए कर रहा है परसुइंग हायर एजुकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि बिल्डिंग रिलेशनशिप इन वेरियस एरिया। यस करेक्ट। तो रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत सारे एरिया में, ये सही जवाब है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोल है जो कि एडल्टहुड के साथ एसोसिएटेड है कैरियर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। नया स्किल सीखना, पर्सनल इंटरेस्ट को परस्यू करना, नॉलेज पास करना, वैल्यू पास करना यंगर कलीग को, और रिटायरमेंट के लिए प्लान करना। बताइए दोस्तों एडल्टहुड के साथ जो कौन सा रोल एसोसिएटेड होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एडल्टहुड में होता है कि आप नॉलेज पास करते हैं, वैल्यू पास करते हैं अपने यंगर कलीग को। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हमारा मैच्योरिटी स्टेज है एरिक एरिक्सन की थ्योरी में, उसका सेंट्रल थीम क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि मैच्योरिटी के दौरान जो है लोग सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देखते हैं, सेटिस्फैक्शन देते हैं अपने लाइफ में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सीकिंग ईगो इंटीग्रिटी थ्रू लाइफ मीनिंग एंड सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरियर रोल का कंसेप्ट किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि कैरियर रोल का कंसेप्ट डाल्टन, थॉमसन और प्राइस ने दिया था, और ये एसोसिएटेड है बेसिकली कुकिंग एंड कर्नेडी आर्टिकल कैरियर डेवलपमेंट से एसोसिएटेड, राइट। सो इट इज एसोसिएटेड विद कैरियर डेवलपमेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अप्रेंटिस के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि अप्रेंटिस के रोल को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शन ए कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स टास्क को इंडिपेंडेंटली मैनेज करना, टीचिंग और मेंटरिंग करना दूसरे को। देखिए अप्रेंटिस अपना कैरियर शुरुआत करता है, वो रूटीन वर्क करता है मेंटर के अंदर। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा कलीग के रोल को कैरेक्टराइज कर रहा है। तो कलीग के बारे में मैंने बताया था कि कलीग ऐसा कोई पर्सन होता है जो कि इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके मेंटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो मेंटर ऑप्शन ए कर रहा है कि रूटीन टास्क करना, कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करना, फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कंडक्ट करना। तो मेंटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करना, और साथ ही साथ दूसरे को मैनेज करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ठीक है, तो दोस्तों